इसका हमने एंशियंट वर्ड से लेके पढ़ना है, यानी फुल बैकग्राउंड पे जाना है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये कहाँ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है। यानी हमने मॉडर्न जो एरा है वहाँ तक देखना है, एंशियंट एरा से लेकर 1760 बीसी के अंदर बेबलियन किंग हम्मुरबी। ये हमने जो हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा था उसके अंदर हमने मेसोपोटामिया और कोड ऑफ हम्मुरबी का पढ़ा हुआ था, इसका सभी को आइडिया है। तो कोड ऑफ हम्मुरबी को माना जाता है कि ये जो एंशियंट वर्ल्ड के अंदर देखा जाए ह्यूमन राइट्स पे जो वर्क है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड बेबलियन हम्मुरबी draws the code of Hammurabi, an early legal document that promises the make justice reign in the kingdom and promote the good of the people। यानी जो यहाँ पे किंग था, बेबलियन किंग था, किंग ऑफ हम्मुरबी, उसके कोड ऑफ हम्मुरबी थी। इसके अंदर 282 लॉज थे। ये आपके सामने के पिक्चर शो हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी ये अगर आप ये देखें, आपके सामने एक स्टोन पड़ा हुआ है। ये स्टोन 2.25 मीटर टॉल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो इतनी है। इसके ऊपर 282 लॉ लिखे हुए थे, जिसमें बहुत सारे लॉ थे। जिसमें कुछ फेमस इस तरह से थे कि अगर कोई इंसान एक इंसान की आंख फोड़ता है तो दूसरा भी उसकी आंख फोड़ेगा। अगर एक की हड्डी टूटती है तो दूसरा भी उसकी हड्डी तोड़ेगा। या उसके बदले में अगर एक फ्री मैन है, उसकी कोई चीज को हर्ट किया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, किसी ने उसकी आंख को या हड्डी को पहुंचाया है, तो उसके वो जो गोल्ड है गोल्ड माइनिंग देगा। यानी ये कुछ रूल्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो ह्यूमन राइट्स के यहाँ से स्टार्ट हुए। जो किंग था इसने स्टार्ट किया कि जनाब तमाम लोगों के जो राइट्स हैं वो इक्वल हैं। अब ये आपके पास नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें, आगे आ जाता है हमारे पास साइरस सिलेंडर। ये 539 बीसी और 530 बीसी के दरमियान है। साइरस सेकंड, ये किंग ऑफ पर्शिया है, began his reign by decreeing reforms on this calendar. Most notably, he declared that exiled slaves could return to their homeland and implies that there will be religious freedom throughout the Persian Empire। मैंने पहले भी बताया कि हम ये एंशियंट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे पाया गया। पहले हमने किंग हम्मुरबी देखा, अब द साइरस सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर कैलेंडर बनाया गया था इस तरह। ये आपके पास जो गोल बना हुआ है आपके पास, इसको देखें, इसके ऊपर जो कुछ रूल्स लिखे हुए थे। जिस तरह कोड ऑफ हम्मुरबी का वो एक स्टोन था, इसी तरह ये इनका बना हुआ है। तो इसके ऊपर इन्होंने जो रूल्स है वो मेंशन किए थे, जिसमें जो एग्जाइल्ड स्लेव है उनको उनकी कंट्री के अंदर वापस भेजा जाना, यानी स्लेव्स और फ्रीडम के ऊपर ज्यादा इनके राइट्स थे। तो यहाँ से भी हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो आइडिया मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखें 528 बीसी से आगे, इंडिया में जो गौतम बुद्धा है उसने एडवोकेट किया है मोरालिटी को, रेफरेंसेस को, नॉन वायलेंस को और राइट कॉन्टेक्ट को। ये तमाम लीडर्स हैं, ये तमाम बैकग्राउंड होमवर्क है इसके ऊपर, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स पे वर्क किया गया और यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया। उसके बाद 500 बीसी आ जाता है। इसमें जो चाइनीज है इसका आ जाता है, टीचिंग डेवलप बेस्ड ऑन जैन और बेनोवेलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल्स। यहाँ पे जो जैन का वर्ड है, ये जैन बेसिकली वर्च्यू है, यानी नेकी है, ऑनेस्टी है, यानी लोगों के साथ जो कंफ्यूशिज्म है इनकी, इसका जो बेस है कॉन्सेप्ट है वो यही करता है कि गुड विल है, वेलफेयर तमाम लोगों के साथ। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता भी है तो आप अपना दूसरा गाल सामने कर दें कि आज ना आप दूसरा थप्पड़ मारे हमारे पास। तो ये वाली इसकी टीचिंग है, यानी जो लव, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ये वाली सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये भी ह्यूमन राइट्स की डोमेन्स के अंदर फॉल करता है। उसके बाद अगर देखें 28 बीसी के अंदर, रोमन एम्पायर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज एंड राइट ऑफ द सिटीजन। जो रोमन एम्पायर है उसमें जो नेचुरल लॉ है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया। नेचुरल लॉज वो होते हैं जो इंसान के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं, यानी एक इंसान की विल के जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक नेचुरल लॉ है, ठीक है। जिस तरह खुराक खाना, ये एक नेचुरल लॉ है। ये नहीं है कि इंसान कहे कि मैंने खुराक नहीं खाना तो वो इसी तरह रहेगा। ये एक नेचुरल लॉ है कि तमाम लोगों को खुराक दी जाए, मैरिज, सेक्स, ये वाली जो सारी की सारी कॉन्सेप्ट हैं ये नेचुरल लॉज के अंदर आ जाते हैं और ये रोमन एम्पायर के अंदर में मिलता है। उसके बाद 26 सी इसमें देखा जाए तो फलस्तीन के अंदर क्रिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, हजरत ईसा आ जाते हैं उसमें। प्रीच मोरालिटी, टॉलरेंस, जस्टिस, फॉरगिवनेस एंड लव।
The Christian New Testaments teach equality before God. In Christ there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male और nor female. तो ये जब हजरत ईसा आ जाते हैं, जेसस आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी फ़लस्तीन के अंदर आपने ये सारा जिसमें हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, वहाँ पे इसके तमाम इसको देखा जा सकता है कि जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो हजरत ईसा की दौर से भी आता है। उसके बाद अगर 613 में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया आ जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टीच द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी जस्टिस कंपैशन रिवील्ड इन द कुरान। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ जाता है, उसके अंदर भी जो हमारे पास चार्टर ऑफ मदीना आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, also known as the Constitution of Medina. It is the first to determine the rights and duties of the citizens and equality on the ground of the non-discrimination. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के अंदर भी जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी तअस्सुब के तमाम सिटीजन को इक्वालिटी, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज दी गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इस तरह हमारी आउटलाइन के अंदर भी मौजूद है कि द लास्ट ड्रेसिंग ऑफ द होली प्रॉफिट जो है वो भी यूएनओ के अंदर जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो लास्ट एड्रेस ऑफ पीस बी अपॉन हिम के साथ बिल्कुल रिलेट करता है। तो जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी आता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का जिक्र किया जाता है। उसके बाद मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये 1215 के अंदर हुआ था। मैग्ना कार्टा बेसिकली हुआ था इंग्लैंड के अंदर। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा का जो लफ्जी मतलब है उसका मतलब होता है ग्रेट चार्टर। ये हुआ क्या था, ये किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड था, किंग जॉन था इंग्लैंड के अंदर, तो उसने ये साइन किया था। इसका बेसिक एम क्या था, इसका बेसिक एम ये था कि जो किंग है वो भी लॉ के साथ सब्जेक्टेड होगा। किंग वाज आल्सो सब्जेक्टेड टू द लॉ। द ग्रेट चार्टर प्रोवाइडेड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर द रिलेशनशिप between the kings and his subject. It established for the first time that everybody, including the king, was subject to law. Most famously, it gave all free men the right to justice and free trial, fair trial. इसमें मैग्ना कार्टा उस वक्त हुआ था जब जो किंग है वो जो उसके ऊपर कोई भी लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं होता था और जिसको पकड़ता था उसको फांसी दे देते थे। तो वहां पे कुछ रिबेलियंस आ गए, तो रिबेलियंस के साथ काफी इनकी जो है क्राइसिस रहे, टेंशन रहे। उसके बाद जो किंग है, किंग ने ये जो चार्टर है साइन किया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1215 के अंदर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिटीशन ऑफ राइट। पिटीशन ऑफ राइट भी इंग्लैंड के अंदर ही हुआ, ये 1928 के अंदर हुआ। दिस पिटीशन वाज सेंट बाय द किंग इंग्लिश पार्लियामेंट टू द किंग चार्ल्स। इट इंक्लूडेड द डिमांड्स दैट किंग कुड नॉट tax the peoples without the parliament consent, non imprisonment peoples without the court. इसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये हमने जो जेकोबियन पीरियड और कैरोलाइन पीरियड पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वहां पे जो किंग जेम्स था उसका बेटा था ये चार्ल्स है। तो जो चार्ल्स है ये आपके पास ज्यादातर था कैथोलिक्स था, और जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो प्यूरिटन्स थे। और रिलीजियस सेक्ट की वजह से प्यूरिटन्स और कैथोलिक्स के दरमियान बहुत सारी टेंशन रही है। तो इसमें क्या होता था कि ये स्पेन के खिलाफ जंग लड़ना चाहता था, इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने क्या किया कि लोगों के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे पार्लियामेंट और जो रॉयल किंग है उसके दरमियान बहुत सारी टेंशन रही, और उसके बाद यहाँ पे एक पिटीशन ऑफ राइट साइन होती है जिसमें जो किंग है वो लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। अगर कोई टैक्स लगाना है तो जो पार्लियामेंट है वो उसकी अप्रूवल करेगी तो फिर वो टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भी ह्यूमन राइट्स की डोमेन्स के अंदर फॉल करता है। उसके बाद आता है द बिल ऑफ राइट्स। द बिल ऑफ राइट्स भी ये इंग्लैंड के अंदर हुआ है। द इंग्लिश डॉक्यूमेंट set out political and civil rights, including the freedom to elect members of the parliament, the protection of the free speech in the parliament, and that the king or queen could not interfere with the law. तो बिल ऑफ राइट्स 1689 के अंदर आया है। इसके ऊपर भी यही था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो किंग थी, रॉयल असेंबली थी, उनके ऊपर कोई लॉ इम्पोज नहीं होता था, उनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते नहीं थे। तो जितनी भी वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं वो किंग्स के खिलाफ स्टार्ट हुई। तो ये बिल ऑफ जो राइट्स है ये भी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के ऊपर करता है। ये फ्रीडम ऑफ इलेक्ट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो उनकी पार्लियामेंट थी, पहले उनको किंग ही था जो पार्लियामेंट के मेंबर को सिलेक्ट करता था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को राइट दिया गया कि वो खुद चूज कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन कौन से होंगे।
उसके बाद हमारे पास आता है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन ऑफ द सिटीजन्स। ये 1789 के अंदर हुआ है और ये फ्रांस के अंदर हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है, ये बेसिकली आदमियों के लिए, मैंस के लिए था। यहाँ पे फीमेल्स के लिए कोई राइट्स के लिए काम नहीं किया गया। यानी जितने भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स दिए गए, उस ह्यूमन राइट्स की डोमेन के अंदर अकेले मैंस फॉल करते थे। The French Declaration set out the universal and inalienable rights of the man's citizen. It stated that all are born equal and free, all can participate in the civil and political life, can think and speak freely, be presumed innocent until proven guilty, and that all have the right to own private property. तो इसमें वही है कि अगर किसी के ऊपर कोई केस भी होता है तो जब तक वो कोई उसके ऊपर क्राइम प्रूव नहीं होता तो उसको जो है गिल्टी नहीं कहा जा सकता, वो इनोसेंट है। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का दिया गया कॉन्सेप्ट, सिविल और पॉलिटिकल लाइफ जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन का पूरे राइट्स दिए गए। तो ये वाले जो वर्क था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन 1789 के अंदर, ये फ्रांस के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द यूएस बिल ऑफ द राइट्स 1798। हम जितना भी ये पीछे पढ़ रहे हैं, ये सारा जितने भी ये ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे थे ना, इनकी मैं एक चीज बता दूं कि ये किसी ना किसी खास कॉन्टिनेंट के लिए, कंट्री के लिए, रीजन के लिए था। यानी अब जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सली डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन ये जो हम अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सली डिक्लेयर नहीं था। कुछ इंग्लैंड के अंदर हुआ है, कुछ अरब के अंदर हुआ है, कुछ फ्रांस के अंदर हुआ है, कुछ यूरोप के, कुछ जर्मनी के, कुछ चाइना के। तो यहाँ पे जितना भी वर्क हुआ है ये यूनिवर्सल वर्क नहीं था, ठीक है, ये एक रीजन के लिए, एक कंट्री के लिए था। अब हमने जो मैग्ना कार्टा पढ़ा है और बिल ऑफ राइट्स पढ़ा है, वो किस बेस का था? वो यूरोपियन कंट्री के लिए, इंग्लैंड के लिए था। अब ये था यूएस बिल ऑफ राइट्स, ये अमेरिका के अंदर आता है। दिस इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। दीज इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड फ्रीडम फ्रॉम द अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर्स। तो यहाँ पे जो यूएस है वो भी आज़ाद हो जाता है, ठीक है, अमेरिका आज़ाद हो जाता है। तो अमेरिका के बाद जो है यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके ऊपर भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर वर्क किया गया। उसके बाद अगर हम देखें द जिनेवा कन्वेंशन 1864 टू 1977 तक ये रहती है। These treaties focused on the alleviating the effect of the war on soldiers and civilians. The convention stated the neutral status of the sick and wounded, allow the provision of the protection and relief for the wounded, and establish the human treatment of the prisoners of the war. इसका कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से आ जाएगा। जिनेवा कन्वेंशन जो ये बेसिकली जो है ट्रीटी, पूरी कन्वेंशन है, ये वार्स के जो है राइट उसके ऊपर है। यानी जब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वार होती है, जंग होती है, तो जो वहाँ पे कैदी हो जाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स बनाए गए। जो इसी जो जिनेवा कन्वेंशन है, इसी की वजह से जो अभिनंदन हम पाकिस्तान आया था, तो उसको भी जब हमने वापस भेजा है तो वो जिनेवा कन्वेंशन के असूलों की वजह से भेजा है, ठीक है। तो जिनेवा कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ आ सकता है कि जो अभिनंदन की वापसी है वो इसी कन्वेंशन की वजह से हुई है। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन सफरेज। फ्रांस के अंदर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस के अंदर बिल ऑफ राइट्स आया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसमें वुमेन्स इंक्लूड नहीं थी, उसके अंदर सारी की सारी मेंस थे। तो इसमें क्या हुआ कि वुमेन का भी वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो वुमेन सफरेज आया 1893 के अंदर। आफ्टर years of the effort by the suffrage campaigner led by the Cat Shepherd women won the right to vote in September 1893। तो 1893 के अंदर जो फ्रांस है वहां पर भी क्या हुआ कि जो वुमेन्स है उनको वोट करने का हक मिल गया। और जो न्यूजीलैंड है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है जहाँ पे जो पार्लियामेंटरी इलेक्शन है वहाँ पे वुमेन्स ने वोट किया। ये एग्जांपल्स आप साथ इसके कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट था 1893 के अंदर, ये वुमेन्स के लिए आया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन से पहले आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि जो लीग ऑफ नेशंस है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 से पहले हुई है या बाद में हुई है, एक लीग ऑफ नेशंस बनी थी, वो फेल हो गई, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 में हुई, तो वर्ल्ड वार 2 जब हुई तो जो उसकी जो डिजास्टरियस इफेक्ट थे, उसके बाद जितनी भी कंट्रीज थी वो बैठी, उन्होंने कहा
जनाब ये जो ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए और इसको यूनिवर्सली डिक्लेयर किया जाए। The United Nations was established following the devastation of the lives and property of the World War One and Two। यहाँ पे जो इनका मोटो था, यहाँ पे जो इनका एम था, वो आप देख सकते हैं, We the peoples of the United Nations are determined to save the succeeding generation from the scourge of the war which twice in our lifetime has brought untold sorrow to the mankind। इन्होंने बताया, वहाँ पे जितने भी कंट्रीज के लीडर वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जनाब हम यहाँ पे बैठे हैं और जो आने वाली जनरेशन हैं उनको जो जंग है, जंग के खतरनाक नताइज हैं जो कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर 2 दफा देख लिए, यानी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 देख लिया है, इंसानियत को उनके असरात से बचाना है। तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो 1945 के अंदर बनती है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये यूनिवर्सली डिक्लेयर हो गया कि जो ह्यूमन राइट्स है ये यूनिवर्सल है, ना ये किसी कंट्री के लिए है, ना ये किसी कॉन्टिनेंट के लिए है, ना ये किसी रीजन के लिए है। तो जहाँ पे भी पूरी दुनिया के अंदर आदमी रह रहा है, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, तो उनके लिए ये यूनिवर्सली डिक्लेरिफाइड है कि ह्यूमन राइट्स। ये 1948 के अंदर हुआ। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स UDHR, आप ये बहुत सारा पढ़ेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ द ह्यूमन राइट्स। The 30 articles cover the right of the individual such as freedom from the slavery, political, civil rights such as the freedom of speech and association, and economic, social and cultural rights such as the right to education and adequate housing। तो ये वाला जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो यूनिवर्सली डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि 1948 के अंदर न्यूजीलैंड लॉबिड टू इंश्योर द फ्रीडम फ्रॉम want was alongside rights such as freedom of speech and freedom from the torture। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे आपने गौर से सुनना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पे 4 बेसिक फ्रीडम्स हैं। आपकी जो हम पढ़ते हैं ना ह्यूमन राइट्स के अंदर फ्रीडम्स पढ़ते हैं, तो जो फ्रीडम्स हैं उसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं। उनमें 4 बेसिक टाइप्स कौन कौन सी है? एक है एक्सप्रेशन यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकंड वन है फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट, सेकंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थर्ड फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फोर्थ फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो 2 है वो तो आपको समझ आ गई कि एक्सप्रेशन क्या है यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। जो सेकंड है वो भी समझ आ गई, फ्रीडम ऑफ वर्शिप क्या है यानी रिलीजियस फ्रीडम है आपके पास। जो थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम वांट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट ने दिया था 1941 के अंदर। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोज़वेल्ट। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो फ्रीडम्स हैं उसकी 4 बेसिक्स हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन, वर्शन और फ्रीडम। यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि आपने जो नेक्स्ट तक करना है जो फ्रीडम ऑफ वांट और फ्रीडम ऑफ जो फियर है इसके ऊपर देखना है, क्योंकि टाइम हमारा पूरा होने वाला है, तो ये 45 मिनट में खत्म हो जाना है। तो यहाँ पे जो आपका टास्क है, असाइनमेंट समझ ले, जो मर्जी समझ ले, इसमें आपने फ्रीडम फ्रॉम वांट के ऊपर काम करना है कि ये क्या है, फ्रीडम फ्रॉम फियर क्या है। तो ये आपने जो इसके ऊपर लिख के जो भी आपका कॉन्सेप्ट हुआ तो उसको आपने लिख के आप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम वांट क्या है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट बना, ठीक है। ये जिस तरह अब हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन होती है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो वहाँ पे काम करना। ये 1961 के अंदर एक ब्रिटिश लायर था पीटर बेनेंसन, उसने 2 पुर्तगाली थे उनको जेल कर दिया गया था वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर। तो उनको जेल कर ने अपनी आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया कि अब हमने जो ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के पूरी दुनिया में उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है जहाँ पे जो जस्टिस या फ्रीडम नहीं मिलती। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज फाउंडेड एंड इज नाउ वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका आपको कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, ये 6-7 मिनट रह गए हैं तो ये एंड हो जाएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो अभी आपके पास जो काम है, आपको मैंने बताया है
कि आपने ये सर्च करना है फ्रीडम फ्रॉम वांट क्या है और फ्रीडम फ्रॉम फियर क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक पेंटिंग का बताता हूँ, रॉकवेल पेंटिंग। आप नाम लिख सकते हैं अपनी कॉपीज के ऊपर, रॉकवेल पेंटिंग। रॉकवेल पेंटिंग, रॉकवेल पेंटिंग क्या है? रॉकवेल पेंटिंग ने क्या किया है कि जो 4 बेसिक फ्रीडम्स है जो मैंने आपको बताई, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वांट एंड फ्रीडम ऑफ फियर है, जो इसको इसने एक पेंटिंग बनाई है और उसके साथ उसको पोर्ट्रेल किया है, उसके अंदर इसको जाहिर किया है कि जो ये 4 फ्रीडम्स हैं वो क्या हैं। आपने क्या करना है, आप गूगल पे जाएं और जाके जो रॉकवेल पेंटिंग है उसको सर्च करें, और इसके ऊपर आपको जो कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है आप उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी ने जो शेयर करनी है वो फ्रीडम ऑफ वांट है, उसको आपने जो सर्च करें और उसके ऊपर आपका जो अपना आइडियाज़ है, जो आपके अपने वर्ड्स हैं, आपने वो उसमें 1 या 2 लाइनें मैसेज टाइप करके भी आप सेंड कर सकते हैं, कोई पेज के ऊपर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी आपने अपने वर्ड्स के अंदर बताना है कि जो फ्रीडम ऑफ वांट क्या है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है इसको। इसमें देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि फ्रीडम ऑफ वांट क्या है। फ्रीडम ऑफ वांट थैंक्स गिविंग है, शुक्रगुजारी है, पीसफुल लाइफ है। इसके ऊपर आपने बताना है कि ये राइट्स कैसे हैं और इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इसका एजेंडा क्या है और इसका एम क्या है, इसके ऊपर कितना वर्क हुआ है, इसको आपने करना है। ये आपकी समझ लें कि एक्सटेंसिव स्टडी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अब ह्यूमन राइट्स का जितना भी हिस्ट्री है, इसकी बैकग्राउंड पे वर्क किया गया है, वो सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। एंशिएंट वर्ल्ड से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक जितना भी इस पे काम हुआ है वो सारा आपको बता दिया है। तो अभी आपने जो काम करना है, एक रॉकवेल पेंटिंग, ROCKWELL, रॉकवेल पेंटिंग, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसको देखना है ये क्या है, और उसके बाद आपने वांट और फियर को करना है, फ्रीडम ऑफ वांट क्या है और फ्रीडम ऑफ फियर क्या है। फ्रीडम ऑफ वांट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी तमाम जितने भी लोग हैं उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राइट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको, आप इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वांट एंड फ्रीडम ऑफ फेयर। तो अभी हमारा जो टाइम है ये खत्म हो गया है जूम के ऊपर भी। अभी अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है।